100। ठीक है जी, पार्ट सी। हाँ कितना निकला भाई? 94.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय जी 11.8। हाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कर दे। अच्छा माय डियर, अब आप जो है वो लेसर के एंगल से डिस्कस। अच्छा ये जो है ना, अब ये सवाल बनाने वाले में मसला, यानी हमने खुद ही बनाया हुआ है, तो ये रेवेन्यू उसने बताया नहीं हुआ किस साल का है, ये रेवेन्यू उसने बताया नहीं हुआ किस साल का है, तो ये जिस साल का है फिर उस साल के P&L में जाएगा। ये सेल अगर मैं एज्यूम कर लूं, एज्यूम कर लें यार सवाल, एनुअल रेवेन्यू टिल एनुअल रेवेन्यू यकम जून 20 से, बोले 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 यार, ये तस्वीर खींचो किताब, ये सवाल चेंज कराओ, तो क्वेश्चन का पार्ट बनाएं, ये चीज क्वेश्चन का पार्ट बनाएं। आप मुझे बता दें मेरी बैलेंस शीट हिलेगी या P&L हिलेगा? P&L हिलेगा, उसमें एक फिगर चली जाएगी जिसका नाम होगा एक्सपेंस, ये फिगर उसमें चली जाएगी। तो ले जाएं जी, एक्सपेंस वाली फिगर ले जाएं। सेल का 1%, मैंने ये ज्यूम कर लिया, ये सेल 31 मई तक किया है, तो सेल का 1% ले जाएं, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा जी, अनलेस के सवाल कहते हैं ये पेएबल है। वेरिएबल लीज पेमेंट, चलें इस तरह कर दें, वेरिएबल लीज पेमेंट, ये ना असल में उधर नहीं जाती LP में, ये इधर डायरेक्ट जनरल एंट्रीज में चली जाती है या P&L में चली जाती है। सेल बताएं जरा, 1%, 25। ओके, लेसर के लिए मेरे भाई चेक करके बताएं ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग, और जो बच्चा बता देना वो अभी हाथ खड़ा करके इनाम ले ले। लेसर के लिए आपने बताना है कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग। वजह बतानी है, वजह। हाँ जी, नहीं पर ऐसे छिकनी नहीं है, फेयर वैल्यू है ही नहीं, तो मैं क्यों बोल रहे हैं PV ऑफ LP। अस्सलाम वालेकुम। हाँ नहीं हो रहा इनसे सवाल बच्चों से, यानी कि इधर भी रहने का कोई फायदा नहीं मुझे कॉलेज में। अच्छा सॉरी, हाँ बताओ आप। हेलो, भाई कंक्लूजन लिखवाओ जो मैंने लिखवाया था, तुम इस तरह की बातें ना करो, तुम पहुंच गए हो, खड़े हो जाओ और खड़े होके जवाब दो। दो सवाल हैं इस तरह के पास्ट पेपर में, और जिनमें यूजफुल लाइफ भी गिवन नहीं है, जिनमें हॉर्न नहीं दो जी बता दें वैसे। हाँ एक्सेलेंट, ठीक है इनाम बन जाएगा, लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना ही, बहुत देर होगी। अच्छा, दो सवाल हैं पास्ट पेपर में, एक सवाल है पास्ट पेपर में उसमें भी यूजफुल लाइफ नहीं है और फेयर वैल्यू नहीं है, और दूसरा सवाल है उसमें भी यूजफुल लाइफ और फेयर वैल्यू नहीं है। तो मैंने बताया था ऐसे सवाल में पांचों टेस्ट अगर फेल हो रहे हो, यानी कि पांचों टेस्ट लग ना रहे हो, पहला लगाएं, क्या 8वें साल के एंड पे लेसी को मिल जाएगा? नहीं, ये ज्यूम कर लिया कि नहीं मिलेगा। दूसरा, 8वें साल के एंड पे, मादरत 8वें साल के एंड पे लेसी को मिल जाएगा? नहीं। दूसरा, 8वें साल के एंड पे बाजार से कम पैसे देके मिल जाएगा? तीसरा सवाल, पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड नहीं कर सकते, ये चौथा सवाल था मादरत, क्योंकि फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। तीसरा सवाल, लीज टर्म को यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि गिवन नहीं है। तो तीसरा और चौथा लग नहीं सकता, पहले दूसरे का जवाब बेशक नो ले लिया करें। और पांचवा एसेट स्पेशल नेचर का नहीं है।
अब मुझे बता दें, अगर पांचों टेस्ट सॉर्ट ऑफ फेल तो नहीं हो रहे, 3 लग रहे हैं, 2 लग नहीं रहे, तो ऐसी सूरत में मैंने कहा था अगर इम्प्लिसिट रेट दिया हो तो फिर एज्यूम कर लिया करें लेसर के लिए ये कौन सा सवाल है, फाइनेंस लीज का। तो लिखें तीसरा चौथा टेस्ट नहीं लग रहा था और इम्प्लिसिट रेट गिवन है, इसलिए फाइनेंस लीज का सवाल बनेगा। ये भी एक इंडिकेशन होती है वैसे, लेकिन ज्यादा मजबूत इंडिकेशन वो वाला है जो ओके पहले रिवाइज कर लें फाइनेंस लीज। अच्छा, टर्मिनेशन पेनल्टी को कब डालते हैं एलपी में, जब टर्मिनेट होना रीजनेबली सर्टन हो। बूटी निकाल लें लेसर वाली, सिंपल लेसर। GI is equal to डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV प्लस UGRV। ओके लेसर हैज, ये वो किताब के आखिरी सफ़े है ना, लेसर हैज ऑब्टेन्ड फॉलोइंग गारंटीज फ्रॉम अनजान लोग। लेसर के लिए लेसी जानने वाला नहीं होता, लेसी तो कस्टमर होता है। कस्टमर कहाँ जानने वाले होते हैं, कॉलेज और आप एसोसिएट तो नहीं है, आपने कॉलेज के कोई शेयर तो नहीं खरीदे हुए, शेयर वगैरह खरीदने से एसोसिएट बनते हैं, ये तो अनजान लोग हैं आपस में। लेसर जानना अनजान वो नहीं होता कि काफ़ी अरसे से मिल रहा है, काफ़ी अरसे से मिल रहा है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नज़र में लेसी ने कोई लेसर के शेयर नहीं खरीदे हुए, इसलिए इनको अनजान कहते हैं। तो रिलेटेड पार्टी एक स्टैंडर्ड है, उसमें रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, लेकिन वो रिलेटेड पार्टी हमारे सिलेबस में नहीं है, IFRS की हद तक हो सकता है, कंपनी लॉ में या कहीं और हो। लेसर हैज ऑब्टेन्ड फॉलोइंग गारंटीज फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टीज। लेसी से गारंटी ली है 6 की, लेसी के जानने वाले से गारंटी ली है 1 की। अच्छा, लेसी जो GRV अपनी सोचते हैं ना एग्रीमेंट वाली, वो 6 ही है, वो उसमें वो ये 1 भी नहीं लेता। लेसी के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। लेसी क्या करता है, लेसी ये वाली GRV लेता है अपनी कैलकुलेशन में और इसे कंपेयर करता है एस्टिमेटेड RV से, बस लेसी ये करता है जो सुबह से बता रहा हूं। लेसर काफी लंबा चौड़ा खाता खोलता है। लेसर पहले सोचते हैं मैं लेसी से गारंटी ले लूं, ये भी लिख के लगा लेता है, ये भी लिखवा के ले लेता है, ये भी लिखवा के ले लेता है। इन तीनों को जमा करके लेसर कहते हैं एग्रीमेंट वाली GRV 8। फिर 9:30 बजे अपने जानने वाले के पास जाता है और अपने जानने वाले से गारंटी लेता है। हमारा स्टैंडर्ड इसको UGRV समझता है, वैसे अपने जानने वाले से गारंटी लेता है 1.5 की, इसलिए इसको छोड़ दें, 1.5 को छोड़ें। इसके बाद 10 बजे यानी 9:30 के बाद 10 बजे लेसर अंदाजा लगाता है कि टोटल RV एंड पे होगी 12।
अब 12 में से 8 एग्रीमेंट के जरिए गारंटी ले ली और बैलेंसिंग 12 माइनस 8 इज यूजी। व्हाट इज एस्टिमेटेड रेजिडुअल? इसमें सिर्फ ये वाली फिगर एस्टिमेट होती है, ये वाली फिगर सिर्फ एस्टिमेट होती है, ये एक्चुअल्स होती हैं। एस्टिमेट माइनस एग्रीमेंट इज इक्वल टू यूजी। इस 4 में वो डेट पड़ी है, इसको डिसरिगार्ड करें, इग्नोर करें। हाँ, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पेपर में कभी ऐसे कह देना कि लेसी ने 6 गारंटी की है और लेसर के एसोसिएट ने 1.5, फिर इसको इग्नोर ना कीजिएगा, फिर वो बैलेंसिंग नहीं आनी कहीं। फिर आप जीआरवी में 6 डाल दीजिएगा। और देखें, एक सवाल आया पेपर में, लेसी गारंटीड 6, लेसी एसोसिएट गारंटेड 1, मशीन सप्लायर गारंटेड 1, ये हो गया 8, लेसर एसोसिएट गारंटेड 1.5 एंड लेसर एस्टिमेटेड 12। अब 1.5 को इग्नोर कर दें। अब लेसर के एस्टिमेट में से वादे वाली माइनस करें, इसके जानने वाले का वादा इग्नोर करें और बैलेंसिंग 4 पे गुजारा चला लें। इस 4 में 1.5 शामिल है, उसकी खैर है। लेकिन अगर सवाल ही पेपर में यह आया कि बस और सवाल में लिखा ही नहीं हुआ था, अब क्या करेंगे? लेसी गारंटेड 6, लेसर एसोसिएट गारंटेड 1.5, अब क्या करेंगे? अब तो इग्नोर ना करें इसको, अब मेरे ख्याल से क्या करें? नहीं, फिर जीआरवी 6 लें। इसको हमेशा किस में लेना है? यूजीआरवी में। इसको किस में लेना है? असल में यूजीआरवी की डेफिनेशन लिखी हुई है, विच इज नॉट गारंटीड बाय समवन और विच इज गारंटीड बाय लेसर का जानने वाला। ओके, इसको थोड़ा सा थ्योरी के एंगल से भी देख लेते हैं ताकि ये बातें भी याद आ जाए। तो थ्योरी के एंगल से एलपी में जीआरवी जाती है या यूजीआरवी? एलपी में। जीआई में क्या जाता है? जीआई में जीआई होती है एलपी प्लस यूजीआरवी और एलपी होती है डाउन पेमेंट रेंटल और जीआरवी। लीज पेमेंट की ये डेफिनेशन ना जो हमारी किताब के पहले सफे पे दी हुई है, ये लेसी लेसर दोनों के लिए दी हुई है। लेसी उसमें फिक्स पेमेंट डालता है, परचेज ऑप्शन की प्राइस डालता है, पेनल्टी डालता है और जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड डालता है। लेकिन लेसर रेंटल भी डालते हैं, परचेज ऑप्शन की प्राइस भी डालते हैं, पेनल्टी भी डालते हैं। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड टू लेसर बाय लेसी 6, a party related to lessee 1 और a third party unrelated to, ये भी अनजान ही है, मशीन का सप्लायर डेट इज कैपेबली फाइनेंशियल के वो इसकी ऑब्लिगेशन को मीट कर सके। ये 8 इधर से निकल आया, डेट इज जीआरवी। तो एलपी में बस जीआरवी जानी है। ये 6 जमा 1 जमा 1 हो गया। अब यूजीआरवी की डेफिनेशन, ये एलपी के डेफिनेशन को पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि एलपी में क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, अब यूजीआरवी, यूजीआरवी क्या है? यूजीआरवी तो फिर लेसर में दी होगी काफी आगे जाके, ये तो लेस ही चल रहा है। UGRV is that portion of residual value, the realization of which by lessor is not assured or is guaranteed solely by a party related to, तो not assured is 2.5, 4 में से 1.5 माइनस कर दें, लेकिन टोटल 4 ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसलिए अब इस डिस्कशन के बाद मुझे बताएं कि जीआरवी एग्रीमेंट वाली 3 चीजें आएंगी। जीआरवी में 3 चीजें आएंगी, वो मुझे आपने बतानी है। फिर एक्सपेक्टेड आरवी आएगी, फिर एक्सपेक्टेड आरवी में से जीआरवी माइनस करूंगा तो यूजीआरवी आएगी। ये डिस्कशन हो रही है किसके एंगल से? लेसर के एंगल से। जीआरवी में 3 चीजें जानी है। नंबर 1, लेसी की गारंटी,
थर्ड पार्टी अनरिलेटेड, लेसी के एसोसिएट की गारंटी नहीं है सवाल में। थर्ड पार्टी कौन है? अनरिलेटेड, ये तो वो मशीन सप्लायर या इंश्योरेंस कंपनी वाला है फिर। प्लस ये जीरो उन लोगों को पता है जिनको मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ाई है। गारंटेड बाय लेसी एसोसिएट, it is 8. However, lesser thought that it is 12. So 12 में से ये लेसर के एंगल से नोट कर लें। ओके, एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं, एक दफा क्लास में डिस्कस हुआ था। अगर ये 12,000 होता 7,000 तो ये 12 होता 7, 8 को तो मैं नहीं छेड़ सकता, तो 7 - 8 नेगेटिव नहीं लिखने थे फिर आप लोगों ने। फिर मैंने क्या कहा था, इसको 0 लिखने, लेकिन अब 7 को इग्नोर करना है। 8 तो मेरे से वादा किया हुआ लोगों ने, टेंशन ना लें, 7 को फिर इग्नोर करें। अब फिर जीआरवी सिर्फ कितनी होती, 8, और यूजीआरवी 0। खैर ये भी एक दफा सवाल करवाया था कि एंड पे लेसर ने कहा एसेट बहुत ही फारिग होकर मेरे पास आएगा, लेकिन तू टेंशन क्यों ले रहे, तुझे गारंटीज मिली हुई 8 की, 8 को जीआरवी में डाल दें और यूजीआरवी में 0 को डाल दें। डन। किसी ने लिखना है तो लिख ले। अगर इधर 12 की जगह 7,000 होता तो जीआरवी 8 होती और यूजीआरवी 0। अगर इस 12 की जगह 7 लिखा होता तो जीआरवी 8 होती और यूजीआरवी 0। ओके, ओपा जान मुक जाने साडा सवाल की हो गया, हवाएं हवाएं बुरा ना मनाया करें, बता दिया करें। अच्छा, कुछ बातें बताने वाली नहीं होती, ऐसी बातें करती क्यों जो लीज पेमेंट और 10 दो डाउन पेमेंट। यार अब लेसर के एंगल से ना सबको इस इक्वेशन में लपेटना है प्लीज। लेसर के एंगल में इसको डाल दें, थोड़ा सा डेट्स का फर्क है, इतना थोड़ा डिस्काउंटिंग चलती है। मेरे ख्याल से अगर इस तरह सवाल लेसी का आएगा ना तो लेसर का आपको इस तरह नहीं आएगा कि बिफोर कुछ करवा रहा होगा, लेसर के एंगल से नहीं आएगा। लेकिन हमने सवाल बहुत ही वैशी बना दिया था, इसलिए आप जो है वो इसको 18 और 10 करके नेट डाल दें। 18 लेसर को रिसीव हुआ और 10 लेसर ने पे किया। बोले ना 18 लेसर को और 10 लेसर ने, नेट बताएं 8। तो ये 8,000 डाउन पेमेंट टाइप समझ लें, जाने दें, खैर है 8,000 डाउन पेमेंट समझ लें, ये कम अप्रैल को ही है। 18 - 10 रेंटल बताएं जी, जरब 5 जरब 3, ये साल है। जीआरबी कितनी निकली है? नहीं 8 निकली है।
चलें यूजीआरवी को लाल से कर दें, फिर ऐसी कंफ्यूजन आ रही हैं। यूजीआरवी 4, ये जबरदस्ती मैंने डाला है इधर, खैर है। ओके, एनआई निकाल दें। वही तरीका लगाएं, अभी लंबी चौड़ी कुछ चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8 को डाउन पेमेंट समझ लें, 20 इंटू मार्च की बजाय मैंने यकम अप्रैल एज्यूम कर लिया ना, मैंने कहा लेसर के एंगल से इस तरह की बिफोर पेमेंट्स देगा नहीं, ये मैंने कहा है पेपर में आपको जी। 1 पॉइंट रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट जमा, ओ हाँ सॉरी 5 प्लस, नीचे पे जरा खुला 5 + 5 इंटू रेज टू पावर -2 दो हैं, डिवाइडेड बाय 0.11। लेकिन इसको एक ब्रैकेट में लें और वो भी देख के बताएं कितने साल पीछे लाए थे। 5 साल। (1.11 रेज़ टू पावर -5), लेकिन आगे ना जाए, भी नीचे ही रखें इसको, जमा GRV, इसको तो अन्य वाह किया करें ना, रेज़ टू पावर -8 डरे बगैर, ये तो हमेशा लीज के एंड पे होता है। और लास्ट में 4 तरफ रेज़ टू पावर -8। Uh, 95। जी, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें दूसरी। हाँ जी, लीज रिसीवेबल यही होता है, LR जिसे कहते हैं, NI। हाँ जी बोलें कितने? यकम अप्रैल 20, हाँ ठीक है, उसी दिन कितना 90 निकल आया भाई, इसी को कहते हैं LR, इसी को कहते हैं NI। अब क्या इधर क्या परेशान क्यों हो रहे हैं? 95 बस। एंट्री करें, LR डेबिट कितने से? 95 से। IDC लेसर की पहली एंट्री होती है यार, जाने तो यार, ऐसा तो ना करो, लेसर की पहली एंट्री ये होती है, अभी थोड़ी देर पहले करवाई है। लेसर की पहली एंट्री किसी को आती है? LR डेबिट, PP क्रेडिट, कैश क्रेडिट। IDC बताएं। 4.5 वालों को चपेड़ो मारो, वो लेसी को भी पे करा रहे हैं, लेसर को भी पे करा रहे हैं। लेसर ने कोई IDC पे नहीं की, जूते बने ही इसके लिए हैं, पहनने के लिए, पहनने के लिए। भाई पे किसने की है IDC? यार अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सवाल किया था वो खान वाला और वो वाला, उसमें आपको याद है आप लोगों ने एक की किताबों में 60,000 डाली थी, एक की किताबों में 40,000, लेकिन इधर सारी ही लेसी पे कर रहा है। मुझे ढूंढ लेने दें जरा। हाँ, कंपनी ए इनकर्स, तो उसने लॉयर अरेंज नहीं कराया, लेसर को लॉयर लिफ्ट ही नहीं कराते, लेसी ने कहा लॉयर मेरी तरफ से। अब मौलवी साहब को एक ही देता है ना दोनों में, बाद में आपस में कर लें। तो पीपी की फेयर वैल्यू नॉट गिवन, बैलेंसिंग निकालनी है निकाल लें, नॉट गिवन, बैलेंसिंग निकल सकती है। ओके, और इसके बाद आगे सारी उसी तरह एंट्रीज होंगी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के, वो तो कोई मसला नहीं। निकाल सकते हैं बैलेंसिंग, मैंने यही कहा, ठीक है निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर ये फाइनेंस लीजिए तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओके, चले भाई एक छोटा सा सवाल करें इसका IFRS 15 का, और बस खत्म करें, और नहीं दिल चाह रहा, मेरा तो नहीं दिल चाह रहा, आप लोगों का चाह रहा होगा तो बस छोटा सा सवाल करें IFRS 15 का। कुछ थोड़ी बहुत लीज शायद आपको आ गई हो,
अब थोड़ा सा एक ध्यान रखना होता है, इधर देख लें, थोड़ा सा एक ध्यान रखना होता है, वो 2-3 ध्यान ही है, ज्यादा नहीं है, एक दफा भी सुन लेंगे तो गुजारा चल जाएगा। इधर आप लोगों ने कॉस्ट डालनी होती है, इधर फेयर वैल्यू, इधर जीआई और इधर एनआई। अगर सवाल आ जाए मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर का, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई, ये डालने के बाद आप लोगों ने अगला काम ये करना होता है कि वर्किंग जीरो में तो इम्प्लिसिट रेट यूज करके रेंटल निकाला था, लेकिन ये वाली जो वर्किंग है, अब आप लोगों ने यहां पर जो है वो हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और वो बस तो यूज करना है। तो 4 लाइनें हो गई, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई। बाकी जनरल एंट्री उसकी आपको आती है, वो कोई टेंशन नहीं है। एल और एनआई के ऊपर रिकॉर्ड करने, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरवी और सेल, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी और इन्वेंट्री, वो नो टेंशन। तो ये जो एनआई आनी है, इसकी कैलकुलेशन हुई है पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, डन। और इसमें लोअर ऑफ या हायर ऑफ, हायर ऑफ मार्केट रेट और, ये बात कितने लोगों को याद है? बस एक एहतियात होगी। अगली एहतियात, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में आईडीसी की एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और ये एंट्री जब आप लोगों ने करनी है, ये एंट्री जब आप लोगों ने करनी है, तो हाथ खड़ा करके बता दें इसमें क्या ध्यान रखना है। तकरीबन 25, 30, 40 लेक्चर पहले आपको बताया था, लीज में नहीं बताया था। हाँ जबरदस्त, खड़े हो जाएं, बताएं, जवाब दें, जवाब दें। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। एनआई वही उठानी है वर्किंग से, कॉस्ट भी उधर से ही उठानी है, पीवी ऑफ यूजीआरबी भी वहीं से उठानी है, फेयर वैल्यू भी कॉस्ट, फेयर वैल्यू जीआई एनआई से उठानी है, ये भी यहीं से उठानी है। इसको नीचे फेंक के पीवी ऑफ एलपी यहां मार्केट रेट वाली जानी है। पीवी ऑफ एलपी कौन सी वाली जानी है? ये एक एहतियात बताई थी, पीवी ऑफ एलपी कौन सी जानी है? मार्केट रेट वाली। हम क्यों कुछ लिखें, हम तो जेब से बूटी निकाल के देखेगा, हम क्यों लिखें, हमें क्या टेंशन है, हमारी तो बूटी स्ट्रांग है, वो टेंशन तो उनको हो जो बूटी नहीं लेके आए, हम तो बूटी देखेगा। देख बूटी, पेज 70, ओए हो पेज 70, while calculating NI we will use the higher of market rate or, and the manufacturer dealer lesser will record sale at lower of and PV of, बूटी पे रेफरेंसेस भी बने में सारे। ये कितने लोगों को बात याद थी? अभी याद आ गई? हो ही नहीं सकता याद आई हो, बिल्कुल। ये जी थोड़ी सी एहतियात करनी है। और इसके रेफरेंस में अभी हाथ खड़ा करके बताना है, इसके रेफरेंस में मैंने 3-4 पास्ट पेपर क्यों नहीं लिखे? मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के तो 3-4-5 पास्ट पेपर थे, मैंने सिर्फ एक क्यों लिखा है? ये भी हाथ खड़ा करके 1 मिनट बताएं बताएं। एक्सेलेंट। ये वाला जो सवाल था सिर्फ वाहिद ऐसा सवाल था कि ये देखें, दोनों में से क्या उठाना होता है? हायर। दोनों में से क्या उठाना होता है? तो लकीली सारे सवाल जो पिछले हमने किए थे उनमें मार्केट ही हायर था, इसलिए अलग से वो फिगर नहीं निकालनी पड़ती थी। लेकिन ये सवाल ऐसा था जिसमें इम्प्ली, जी बताया आपने, ओके चलें नहीं। अच्छा, अब IFRS 15 में आ जाएं इंशाल्लाह। 20-25 मिनट में मुझे सवाल करा दें, फिर छुट्टी करें यार, बस बहुत होगी। IFRS 15 में आए। IFRS 15 नहीं, वो वादा MCQ वाला अपनी जगह है, हाँ हाथ धो गई हैं, तो अपनी वारी तुसी साडा। अच्छा, ये जिसको याद नहीं है ना, ये बात मुनासिब भी नहीं है याद रहे साडा।
ये लैमिनेटर वाला सवाल ढूंढे, लैमिनेटर। पास पेपर नहीं, पास पेपर ते मुक गए साडे, पास पेपर करदियां असी मुक गए। वो तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिया, 18 तो अगली दफा वालों को कराया जाएगा। पता नहीं उसमें कौन सा स्टेप टेस्ट होगा। पिछली दफा IFRS 15 का सवाल भी नहीं आया। अर्शीद छाड़ हुण क्वेश्चन पास पेपर क्वेश्चन नंबर 18 इस सफे की जीनत बनेगा। ओए बताया जाएगा। ओके, खेड लो साडे नाल उत्थे खलो के खेडना आसान है। साडी जगह कदी जिंदगी ते बैठे हुए ते तुहानू पता लगे। अच्छा, मुझे याद कराइएगा कल इंशाल्लाह ना ये सफ़ा मैं आपको फिल करके दे दूंगा, पेज 555, जिसमें पास्ट पेपर के तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो उनके रेफरेंसेस नहीं दिए हुए। तो डिस्काउंटिंग, आइडेंटिफाइज PO, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, retrospective reduction, PO satisfy, cost to obtain contract, discount allocation, presentations। प्रेजेंटेशन के बड़े अच्छे सवाल हैं दो, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। और सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंट वाउचर, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। सही है ना? तो नहीं, वो तो लेक्चर नोट्स में है ना। अब ये फुल फ्लेज तो यही वाला सफ़ा बनेगा ना। अदर की इसलिए मैंने जगह छोड़ी हुई है। कितने लोगों ने ये फिल कर लिया हुआ है? हाथ खड़ा करें, तकरीबन 7 कि कोई हाथ खड़ा करे। अच्छा, नहीं फिल किया, पता ही नहीं था ये पेज है। आज देखे, कोई नहीं, हमारे साथ भी ये होता था, हम तो पेपर के बाद देखते थे, आपने पेपर से पहले देख लिया। पेज 557। 2 मिनट पॉज कर दो वीडियो, 3 मिनट ये तसल्ली से पढ़ लें सवाल है। छाट देनू, सवाल पढ़ लें तसल्ली से। हाँ जी, ओहो, ज्यादा फन्ने खाना बनाओ। जितने शॉर्टकट है दुनिया में तुम्हें ही आते हैं। ओके, कई दफा सेल वैसे भी मांग लेते हैं ना, बस तरीका पता होना चाहिए। ब्रिलियंट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स, यानी एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन जिससे प्लास्टिक कार्ड प्रिंट होता है विद लैमिनेटर्स। मशीन्स के साथ वो लैमिनेटर्स भी भेजती है, क्योंकि जब कार्ड प्रिंट होकर निकल आते हैं तो उसके ऊपर लैमिनेशन शीट प्लास्टिक की लगानी होती है। जैसे आप सनद मिलती थी तो सनद को लैमिनेट करवाने के लिए दुकान पे जाते थे। तो अ मशीन स्पेसिफिक कार्ड प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर is provided at a must part of machine। मेरे तो ख्याल से ये कहना चाह रहा है कि वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो आईफोन जैसा है, वो बस यही लोग इसी मशीन में डाल के देते हैं। ये सॉफ्टवेयर आमतौर पे बाजार से नहीं मिलता, वो साथ ही होता है। इसका मतलब है मशीन और उसका सॉफ्टवेयर दो अलग वादे नहीं है। BL ऑल्सो सेल्स, अभी तक 3 चीजें हो गई हैं, मैन्युफैक्चर एंड सेल प्लास्टिक कार्ड प्रिंटिंग मशीन्स एंड लेमी, ये 2 वादे हो गए। और मशीन का सॉफ्टवेयर मैंने गायब कर दिए, उसको एक ही वादा समझ लिया, वो मशीन का हिस्सा है। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसे ही लिखा हुआ था, कभी पढ़िएगा। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 13 में भी यही लाइन लिखी हुई थी कि सॉफ्टवेयर उसका इंटेग्रल पार्ट है। इसका मतलब है कि वो जो हम कहते थे ना, क्या ये चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं, तो सॉफ्टवेयर और मशीन जात में अलग अलग नहीं है, एक ही है। BL also sells plastic cards imported from Thailand।
कुछ लोग कहते हैं हमें कार्ड बनाने वाली मशीन दे दो और फिर कार्ड पे शॉप पर चढ़ाने के लिए यानी लैमिनेट करने के लिए लैमिनेटर दे दो। लैमिनेटर थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करता है जिससे वो प्लास्टिक आपस में वो जुड़ जाता है, और प्रिंटिंग मशीन तो कार्ड प्रिंट करती है जैसे प्रिंटर प्रिंट करता है। तो प्रिंटिंग मशीन इज अ प्रिंटर, लैमिनेटर वो एक इस तरह का होता है, ऐसे ही होता है ना, वो इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो कार्ड प्रिंट हो जाता है। और इसके अलावा हम कार्ड्स भी बेचते हैं इंपोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड। लोगों को कार्ड चाहिए हो तो हम कार्ड भी बेच देते हैं। बीएल एग्रीड टू सप्लाई द फॉलोइंग टू अ कंट्री वाइड स्कूल नेटवर्क। अब तो सवाल बड़ा अच्छा समझ आ गया कि स्कूल में बच्चों को कार्ड लगवाने होंगे, उन्होंने रबड़ वो पहनवा के, तो 15 प्रिंटिंग मशीन्स हमने बेचने का वादा किया। 15 स्कूल होंगे, 15 मशीनें, 8 लेमिनेटर, दो स्कूल मिलके जो है वो एक लेमिनेशन मशीन तकरीबन इस्तेमाल कर लेंगे। लेमिनेटर का लेमिनेशन कभी इस स्कूल में जा रहा होगा, कभी दूसरे स्कूल में जा रहा होगा, मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि ये कंट्री वाइड चेन है स्कूल्स की, बहुत बड़े ज़्यादा स्कूल्स होंगे इनके। फर्ज करें 15 स्कूल हैं तो 15 मशीनें हमने ले ली, लेमिनेटर हमने 8 ही लिए। ये भी 30 दिनों में इंशाल्लाह वो हमें भेज देगा, ये तो फ़ौरन ही भेज देगा, अवेलेबल है स्टॉक में। और 1 लाख प्लास्टिक कार्ड्स, वो फिर हमने कोई बड़ी क्लासों के लिए 1 लाख प्लास्टिक कार्ड ज़रा हाई क्वालिटी के थाईलैंड से जिन्होंने मंगवाए हुए हैं वो हमने ले लिए होंगे। तो 1 लाख प्लास्टिक कार्ड्स, तो बड़ी क्लासों के लिए शायद हमने, ये बड़ी क्लासें, छोटी क्लासें, 15 स्कूल, दो दो करके स्कूल ले रहे हैं, अपनी तरह से कहानियाँ चिक्का इनकी सुना करो तुम लोग बस। तो a lump sum price of 9.2 million for total contract has been agreed। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहां डालूं 92 लाख? ट्रांजैक्शन प्राइस। जी, वादे, मशीन और उसका सॉफ्टवेयर, लेमिनेटर्स, प्लास्टिक कार्ड्स। हाँ अच्छा मोहतरम, ये ना हमें अब एक काम करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि ये 92 लाख ना इन सब की प्राइस है। अब इस सवाल में उस तरह नहीं कर सकते कि पर यूनिट चलें, क्योंकि उसमें ना पर मोबाइल बताया होता था पास्ट पेपर क्वेश्चन 10 में पैकेज कितना है, एक मोबाइल का पैकेज इतने का आपको बेच रहे हैं, सारे मोबाइलों का नहीं बताया होता था। इसमें एक तो सारी चीजों की लमसम प्राइस दे दी है और ये चीजें भी बराबर नहीं है। इसका मतलब है 15 कार्ड, 8 लेमिनेटर और 1 लाख कार्ड सारे 92 लाख के बेचे हैं। तो अब अगर आप नीचे 92 लाख लिखते हैं, भाई चुप कर, अगर आप नीचे 92 लाख लिखते हैं तो ऊपर एक मशीन, एक लेमिनेटर, एक कार्ड नहीं लिख सकते, वो तो फिर पता नहीं सवाल कैसे काबू होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे एक मोबाइल की प्राइस है, एक जो पैकेज बेचे उसकी प्राइस है, या तीनों की कंबाइंड प्राइस है? तो फिर ऊपर तीनों के टोटल्स डालने पड़ेंगे, पर यूनिट नहीं होगा। लेकिन सवाल बनाने वाला अच्छा था, नीचे उसने जो है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस आइटम की दे दी, आइटम्स की नहीं दी। किसकी दे दी? एक आइटम, एक आइटम, यानी एक कार्ड 12 रुपए का है और प्रिंटिंग मशीन एक 8 लाख रुपए की है। अच्छा ये ना वो असल में फॉर्मेटिंग एरर है, तो फॉर्मेट इसका इस तरह है, ये और ये, जिस तरह पास पेपर क्वेश्चन 13 में फॉर्मेट था, फॉर्मेटिंग एरर है भाई, इसकी सही कर दो। ये नीचे वाली लाइन से भी बात पता चल रही है कि ये 8 लाख क्या है। BL डज नॉट सेल मशीन विदाउट लेमिनेटर। आमतौर पे मैं मशीन और लेमिनेटर अलग अलग नहीं बेचता। अच्छा इसका मतलब ये नहीं होता कि ये चीजें अपनी जात में या कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ये इंशाल्लाह अलग अलग ही होंगी, वो मैं आपको वजह इसकी बताता हूँ।
BL डू नॉट सेल प्रिंटिंग मशीन विदाउट, हम प्रिंटिंग मशीन लैमिनेटर अलग अलग नहीं बेचते, लेकिन इस ऑर्डर को लेने के लिए हम अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट चले गए और हमने दोनों को अलग अलग बेच दिया। बहरहाल दुनिया में और लोग हैं, देयर इज अनदर सप्लायर ऑफ इंपोर्टेड क्राफ्ट प्रिंटिंग मशीन, किसी और से प्रिंटिंग मशीन ले लें, किसी और से लैमिनेटर ले लें, अदर सप्लायर्स मौजूद हैं, कहते हैं वो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका मतलब है ये ना समझिएगा कि ये दोनों चीजें भी अब एक ही हैं। हम इन दोनों चीजों को, बोलें जल्दी, अलग अलग नहीं बेचते। लेकिन किसी से अगर आपने जाना है तो मशीन ले लें, लैमिनेटर तो वैसे ही पूरी दुनिया में रुलते फिरते हैं, वो तो जिस मर्जी से ले लें, लोग बेचते रहते हैं। तो वी और आवर सप्लायर अगर इनको अलग अलग बेच रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि चीज अपनी जात में अलग अलग है। और लैमिनेटर और मशीन मिलके कोई इनपुट तो है नहीं जो कंबाइंड आउटपुट दे रही है, क्योंकि लैमिनेटर और मशीन को जुदा जुदा किया जा सकता है, जो इतने बुरे तरीके से मिक्स नहीं हुई कि इनको जुदा जुदा ना किया जा सके, तो इसलिए ऐसा भी कोई मसला नहीं है। तो अपनी जात में इसलिए अलग हैं कि बाकी दुनिया के लोग इनको अलग अलग बेच रहे हैं, हमारा अलग अलग बेचना जरूरी नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए अलग अलग है कि इन दोनों का गोद कनाला बना के नहीं दे रहा, यानी इन दोनों को बेचने के बाद अगर इन दोनों को कस्टमर ने अलग अलग करना हो तो वो चीनी और कॉफी की तरह नहीं है कि अंदर ही मिक्स हो गए, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो डेट्स वाई अपनी जात में भी अलग अलग हैं। एक और सप्लायर है इंपोर्टेड कार्ड प्रिंटिंग मशीन का, कार्ड का नहीं, कार्ड प्रिंटिंग मशीन का एक और सप्लायर है, वो हमारे जैसी मशीनें ही बेचता है, वो वैसे 7.5 लाख की बेचता है, लेकिन हम दोनों चीजें मिला के कितने की बेच रहे हैं? 8 लाख की। अब मसला इस सवाल में ना स्टेप 3 वाला है कि स्टैंड अलोन प्राइस गिवन नहीं है लैमिनेटर की, बल्कि हम दोनों इकट्ठी बेच रहे हैं, तो ये दोनों की प्राइस गिवन है 8 लाख। मोस्ट रीसेंट कस्टमर सर्वेस ने बताया है कि हमारी मशीन ने 10 में से 7 पॉइंट लिए हैं, और जिन लोगों की मशीन 7.5 लाख की है उनकी मशीन ने 10 में से। मार्केट में लैमिनेटर का सप्लायर नहीं है, मार्केट में लैमिनेटर का सप्लायर नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लैमिनेटर को अपनी जात के एतबार से अलग यूज नहीं कर सकता। मैं लैमिनेटर को अपनी जात के एतबार से अलग यूज कर सकता हूं, बिकॉज मैं लैमिनेटर लेकर किसी और को स्क्रैप वैल्यू से महंगा बेच सकता हूं। तो डेट्स वाई लैमिनेटर अपनी जात में अलग है। इसका मतलब ये ना समझिएगा लैमिनेटर और मशीन को ये एक ही चीज है, बिल्कुल जुदा जुदा है यार, जमीन आसमान का फर्क है इसमें। ये लाइन उसने इसलिए दी है कि अब वो ना, अब ये जो 8 लाख है, असल में इस 8 लाख को अब हमने लेना है और इसको बेस बना के हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है। मुझे बताएं, मैं पहले कार्ड प्रिंटिंग मशीन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालूं या पहले लैमिनेटर की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालूं? जिस मर्जी की निकाल लें, एक चीज अवेलेबल है इजीली, जो सवाल गाइड कर रहा है उसको तो उसी तरह चलाएं ना। क्या वो जो अप्रोच लगवाना चाह रहे हैं, किसका डेटा लगवाना चाह रहे हैं? कंपेटिटर्स का। ठीक है, वर्किंग नंबर 2, मार्केट वाले की प्राइस 7.5 लाख, हमारे के सॉरी मार्केट वाले के पॉइंट्स 9, हमारे 7, पूरा पूरा लिखवाएं, 5, 8, 333 तो नहीं, ज्यादा होगा, एक और 3। अच्छा, ये क्या निकल आया? किसकी? हमारी पर मशीन की स्टैंड अलोन प्राइस निकल आई। लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कितनी मशीनें हैं? क्योंकि 92 लाख टोटल पकड़ा है आपने, ये 92 लाख टोटल है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कितनी मशीनें हैं? 15। जरब 15, 874,995, नोट करें जी, वर्किंग 2। ये स्टैंड अलोन प्राइस निकल आई किसकी? 15 मशीन्स की, यूजिंग एडजस्टेड मार्केट अप्रोच।
चलें जी 874995 8750 कर लें इसको 8750 अच्छा यार इसकी तो गिवन है प्लास्टिक कार्ड्स की, इसको तो ले लेना पहले, प्लास्टिक कार्ड्स की तो गिवन है ना, इसको तो करें, ये तो फौरन मार्क्स लेना। एक मिनट, प्लास्टिक कार्ड्स के तो मार्क्स लेना फौरन। क्वांटिटी 1 लाख, एक कार्ड कितने का? 12 का। कॉस्ट तो नहीं लेनी होती हमने, तो फेयर वैल्यू लेनी होती, तो इसको तो लें। ये निकल आया वर्किंग नंबर 2 से 1 लाख ज़रब 12, लेकिन रुपीज इन थाउजेंड में लिखवाइएगा 1200। आप बता दें लैमिनेटर्स का क्या करें, लैमिनेटर्स का रेजिडुअल अप्रोच, चलें चलें रेजिडुअल अप्रोच लगा लेते हैं माय डियर, रेजिडुअल अप्रोच लगा लेते हैं। सॉरी मैं कहना चाहता रेजिडुअल अप्रोच फेल हो गई है, रेजिडुअल अप्रोच क्या हो गई है? फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई है? नेगेटिव जवाब आ रहे हैं ना। पास पेपर क्वेश्चन 13 में भी इसी तरह हुआ था। देखिए ना, जो कर सकते हैं वो तो करें फौरन, और ये भी सवाल करवा रहा था, जो कर सकते हैं वो फौरन करें। अब रेजिडुअल अप्रोच नहीं लग रही, अब उधर भी क्या किया था, कॉस्ट में देख लें, उस सवाल में भी हमने इस तरह किया था, इसमें भी कर सकते हैं। या तो 7 रुपए को डिवाइड कर दें 12 पे, अच्छा खासा प्रॉफिट है वैसे ये 7 रुपए डिवाइड बाय 12, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा बेहतर ये लग रहा है कि 6 लाख को डिवाइड कर दें 8 लाख, 6 लाख तो नहीं, 6 लाख तो नहीं, 6 लाख कॉस्ट है और 8 लाख सेल है, तो 2 लाख को अगर डिवाइड करूं 8, ये वाला 2 नहीं, ये वाला 2 नहीं, टोटल कॉस्ट 6 लाख और 8 लाख का डिफरेंस 2 लाख, वो वाला 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख। या दूसरा तरीका 7 रुपए डिवाइडेड बाय 12, लेकिन मेरे ख्याल से इससे ना दोनों से अलग अलग आ रहा है। अब तो कहीं, अब क्या करते हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते, अब दोनों में से जो मर्जी कर लेते हैं, मैं क्या करूं? वो तो फिर मार्कअप निकल आएगा, वो भी आप कर सकते हैं। इनका सवाल है कि 6 लाख वाली चीज 8 लाख की बिकी है तो 2 लाख प्रॉफिट आया है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख करेंगे तो मार्क अप आ जाएगा। मैं मार्जिन निकाल रहा हूं। अच्छा, वर्किंग नंबर 3, स्टेप 1, मार्जिन परसेंटेज। पहले मार्जिन परसेंटेज निकाल लें। 2 लाख डिवाइडेड बाय, हाँ जी 25%, ये क्या निकला है? और बेहतर था लेमिनेटर के लिए ना यही डाटा यूज करते। लेमिनेटर के लिए कार्ड्स का डाटा यूज करना अजीब सा था, मुनासिब ये था लेमिनेटर के लिए लेमिनेटर का डाटा यूज करते। आप बता दें स्टेप 2, व्हाट इज आवर कॉस्ट। अब याद है क्या करते होते थे, अब इसकी कॉस्ट अवेलेबल है, इसकी फेयर वैल्यू निकाल लें, वही इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होगी। तो ये वाला 2 लाख अब यूज करना है। ये कौन सा वाला 2 लाख था? ये 2 लाख था 6 लाख और 8 लाख का डिफरेंस। अब ये वाला 2 लाख यूज करें जो कॉस्ट है। 2 लाख इज कॉस्ट ऑफ लेमिनेटर डिवाइडेड बाय, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, डिवाइड बाय 75 इंटू 100। टू 777, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी नहीं 1000 में करें, 1000 में जब मैं फेस पे जाऊंगा तब करूंगा। जरब, एक्सेलेंट, जरब 8, क्योंकि ये डाटा आइटम का है,
और मेरे आइटम्स हैं इज इक्वल टू 213328। तो आप लोग तो समझे थे पीओ ओवर टाइम ही स्यापा है, ये तो डिस्काउंट एलोकेशन करना भी स्यापा होता है क्योंकि स्टैंड अलोन प्राइसेस निकालनी पड़ती है ना। ओके 21333328 213333 वेल डन। तो एलिजिबल अप्रोच नहीं लग सकती, सॉरी 9200 को इधर नहीं लिखना था। हाँ जी बोलें आप। 12083 जी 16 नहीं ना बोला करें ना, अगला फिर परेशान हो जाता है। बस कह दिया करें 6662। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि घर में वो किसी ने कहा नमक नहीं, मैं तो नमक उठा के चीनी लें, आपको चीनी चाहिए, मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता हमने बदल लेना जी। 1624 914 अच्छा जी। अब पेमेंट्स तो मुझे बताई नहीं इसने। बाय 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 ओ बाय बाय ओ बाय ओ इतने में एंट्री बताएं अगर कैश सेल है, अगर बताएं हाथ खड़ा करके हैं नहीं। अभी 3 बच्चे हैं जिनके 50-50 रुपए बने हुए हैं, वो हमारे पास पड़े हैं, अभी हमारे पास ही पड़े रहेंगे जी। बोले बताएं इसकी एंट्री बताएं हाथ खड़ा करके। कैश डेबिट सेल क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। शाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह पता लग गया कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट? ओ बेटा these are already in stock. Oh, these are already in stock and these are laminator है, these would require 30 days to deliver, so that's why। और तीनों गुड्स हैं, पीओ सेटिस्फाइड डेटा पॉइंट इन टाइम टाइप चीजें हैं। तो वैसे तो उसने कैश की डेटा दिया नहीं ना, उसके सवाल की रिक्वायरमेंट कि आइडेंटिफाई पीओस एंड एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। अब पीओस आइडेंटिफाई करने थे तो बोलें ना लिखें, समझ आ रही है बात, तो लिखने की जरूरत नहीं। कैश में अब सवाल को ना थोड़ा थोड़ा चेंज करा रहा हूँ। ये तो सवाल को चेंज कैसे करते हैं उनको पता है, जिन्होंने टेस्ट 14 दिया। किसने दिया टेस्ट 14? वेल डन। ये तो इन लोगों को पता है कि सवाल होते क्या हैं। सवाल पता लगा था होता क्या? सवाल तो वो होते हैं जो टेस्ट 14 में आया है। अच्छा कैश डेबिट रेवेन्यू सोल्यूशन और क्वेश्चन दोनों शेयर हो गया, सोल्यूशन से क्वेश्चन बनाना है। रेवेन्यू क्रेडिट और नहीं सॉरी कैश डेबिट सेल क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ओके फर्ज करें कि हमने ये सारी चीजें बेच दी हैं और ये सारी चीजें बेचते हुए जिस मौके पे बेची हमने क्या नहीं बिका, इसको जरा ऐसे हाईलाइट कर लेना, क्या 30 दिन बाद बिकना है ये। अच्छा फर्ज करें पैसों का ये एग्री हुआ है कि पैसे 6 महीने बाद देने हैं। पैसे कितने महीने बाद देने हैं? 6 महीने बाद देने हैं। अब मुझे बता दें अगर पैसे 6 महीने बाद देने हैं तो क्या एंट्री करेंगे? अगर पैसे 6 महीने बाद देने हैं और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा दें कि द अनकंडीशनल राइट विल बी एस्टेब्लिश्ड अपॉन, इन दोनों की डिलीवरी आज करनी है, मैं वो सवाल नहीं बदल रहा, इन दोनों की डिलीवरी आज, इसकी डिलीवरी 30 दिन बाद
और पैसे 6 महीने बाद, पहले महीने का पहला दिन, पहले महीने का पहला दिन, पहले महीने का आखिरी दिन और पैसे छठे महीने के एंड पे। और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था द अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी विल बी एस्टेब्लिश्ड व्हेन वी हैव डिलीवर्ड द लैमिनेटर्स नॉट बिफोर दैट डेट। उससे पहले अनकंडीशनल राइट नहीं बनेगा। तो क्या एंट्री करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, रेवेन्यू क्रेडिट, क्योंकि इन दोनों का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। अब कैश डेबिट करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। और जब फिर ये बेचेंगे तो रिसीवेबल डेबिट, अब पूरा रिसीवेबल 9200 डेबिट कर लें पहले महीने के एंड पे, पहले महीने के एंड पे रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट। और 6 महीने जब पैसे आए तो कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। डन? चलें जी। नहीं समझ आया? मैं दोबारा बताता हूं भाई, सभी लोगों को बुला दें। मैं ये कह रहा हूं कि डे 1 पे ये डिलीवर हो गया, डे 1 डिलीवर हो गया, बुलाएं जल्दी। डे 1 पे ये डिलीवर हो गया, डे 1 पे ये डिलीवर हो गया, डे 30 पे ये डिलीवर हो गया और डे 180th पर पैसे आने हैं 6 महीने बाद। और सवाल में लिखा हुआ था द अनकंडीशनल राइट विल ओनली एस्टेब्लिश्ड व्हेन यू विल सेल दिस। इसका मतलब है जब तक आप ये नहीं बेचेंगे तब तक कंडीशनल राइट रहेगा। फिर क्या एंट्रीज होंगी? कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट डे 1 ले, डे 1 और डे 30th पर रिसीवेबल डेबिट, अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया, रिसीवेबल डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, क्योंकि ये तो अब 30th डेबिट डिलीवर हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट का क्रेडिट। और 180वें दिन जब पैसे आएंगे कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से? 9200 से। लेकिन अनलकीली इस पूरे सवाल में पेमेंट टर्म्स का कहीं जिक्र, डिलीवरी का जिक्र है, पेमेंट का जिक्र नहीं है। तो बस रेवेन्यू ही पता चल सकता है कब कब बुक होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगली, दैट विल बी डिस्कशन ऑफ एमसीक्यूज। पॉज कर दो भाई, बस खत्म कर दो ये पार्ट। अब हमारी जो 2 क्लासेस हैं मैं आपको बताऊंगा, या तो मंगल बुध को होगी या बुध जुमेरात को होगी या जुमेरात जुमे को होगी, बस 2 दिन होगी, 8 से 12 बजे तक। वो फिर हम बाकी टीचर्स का शेड्यूल देख के आपको इंशाल्लाह बता देंगे। मंडे को तो नहीं होगी, ठीक है। बस 2 दिन बुलाएंगे। बंद करो यार, बंद करो इनकी बातें।